कुल खर्चे का 70% करप्शन है आज की तारीख। फिर राम जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में जो लोग चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको दंड देते हो कि नहीं? तो भरत कहते हैं दंड तो देता हूं, लेकिन जेल में देता हूं। तो राम कहते हैं दंड जेल में नहीं, दंड खुले में मिलना चाहिए, मुकदमा जेल में चलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिसको भी दंड दो खुले में दो, ताकि प्रजा को मालूम हो कि इस बेईमानी का, इस चोरी का ये दंड है। दंड खुले में दो, मुकदमा जेल में चलाओ। अभी यहां क्या होता है? दंड जेल में होता है, मुकदमा खुले में चलता है। माने राम राज्य का बिल्कुल उल्टा है, रावण राज्य का हिसाब है। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम प्रजा से सुझाव मांगते हो अपने बारे में, अपने राज्य की नीतियों के बारे में, प्रजा क्या कहती है? तो वो कहते हैं हाँ, नियमित रूप से सुझाव लेता हूं। तो राम कहते हैं ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मंत्रियों का ज्यादा समय प्रमाद में, मनोरंजन में और मौज मजे में तो नहीं बीतता? तो राम को भरत कह रहे नहीं बीतता, मेरे सब मंत्री मेहनत से काम करते हैं, कोई मनोरंजन नहीं करता, कोई मौज मजा नहीं लेता। तो उन्होंने कहा ये आपके लिए नहीं है, मजा और मनोरंजन प्रजा के लिए है, राजा को नहीं करना। फिर वो आज हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री महीने महीने भर की छुट्टी पे चले गए साहब, यूरोप के प्रवास पे, राष्ट्रपति चले गए, मुख्यमंत्री चले गए, राज्यपाल चले गए। राम जी बोलकर गए कि राजा नहीं कर सकता ये काम, प्रजा करे तो ठीक है, राजा तो कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। फिर वो आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी सेना तुम्हारे पूरे अधिकार में है? हाँ। क्या तुम्हारी सेना तुम्हारे सब आदेशों को मानती है? हाँ। क्या सेना में तुम्हारे यहां कोई विद्रोह तो नहीं है? नहीं है। तो फिर तुम निश्चिंत हो सकते हो। फिर वो कहते हैं कि सेना में जो सैनिक वीरता दिखाते हैं उनको तुम पुरस्कृत करते हो कि नहीं? हाँ करता हूं। तो ये दूसरों के लिए अच्छा है। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम जब कोई फैसला लेते हो तो तुम्हारे सब मंत्री एक मत होते हैं कि नहीं, आम राय होती है कि नहीं? तो भरत कह रहा है कि नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 50 मंत्री एक तरफ होते हैं, 51 एक तरफ होते हैं, या 49 एक तरफ, 51 एक तरफ, तो मैं 51 वालों की बात मान लेता हूं। तो राम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, सबको एक राय होना चाहिए, तभी तुम्हारा राज्य ज्यादा दिन टिकेगा। माने 49-51 का राम जी ने रिजेक्ट किया है फॉर्मूला, और हमारी संसद इसी पे चल रही है। जो 51 कह दे वो कानून, जो 49 ना कहे वो कानून नहीं, चाहे वो कितना ही सत्य हो। अभी संसद में ज्यादा सांसदों ने कहा वेतन भत्ते बढ़ाओ, तो बढ़ा दिया 15 मिनट में। कुछ माइनॉरिटी में थे जिन्होंने मना किया, उनकी किसी ने सुना नहीं। राम जी कहते हैं ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं, एक राय होनी चाहिए, आम राय होनी चाहिए, और जब तक आम राय नहीं बने तब तक फैसला मत करो। बार बार बैठो, बार बार बैठो, बार बार बैठो। हमारे यहां डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल तो श्री राम जी तय करके चले गए। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उनको देखा नहीं। रघुवंशम में पूरे सारे प्रिंसिपल हैं। हमारी सरकार ने अंग्रेजों की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाया। जो श्री राम जी के राम राज्य की डेमोक्रेसी ले आई होती तो सभी शहीदों की आत्मा को श्रद्धांजलि हो गई होती। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए, और ये सारे प्रश्न इतने अद्भुत हैं कि एक एक प्रश्न पर मैं आपसे आधा घंटे, 1 घंटे बात कर सकता हूं अगर विस्तार से। लेकिन मैं आपके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्री राम के राज्य की व्यवस्था कैसी है, राम राज्य कैसा है। और राम राज्य कोई कपोल कल्पना नहीं है, ठोस धरातल पर खड़ी हुई एक अवधारणा है जिसमें गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। और राम जी ये सब प्रश्नों का उत्तर जब ले लेते हैं भरत से, फिर कहते हैं कि अगर तुम ये सब कर ही रहे हो तो राम राज्य ही चला रहे हो, इसलिए मेरे आने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेरी जरूरत तब पड़ेगी जब तुम रास्ते से भटक जाओ। तब वो कहते हैं कि कम से कम आपकी खड़ाऊं तो दे दो, वो ही ले जाता हूं। तो ठीक है, ले जाओ, लेकिन विचार ये है इसके हिसाब से राज्य चलाओ, इससे अलग मत जाओ। तो गांधी जी बार बार जो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो यही कल्पना है। और मैंने कोशिश किया है कि ये राम राज्य की कल्पना जो छुपी पड़ी, क्योंकि इस पर बात नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है, मैंने तो जितने रामकथा कहने और कहलवाने वाले लोग हैं सबसे बात की, किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया, हर जगह निराशा मिली। वो राम के दूसरे दूसरे रूपों की बहुत चर्चा करते हैं। राम बड़े कोमल हैं, राम बड़े दयालु हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उनके हाथ बहुत सुंदर हैं, और अजान बाहु हैं, और इन वर्णों में वो घंटों घंटों निकाल सकते हैं।
आपको रुला सकते हैं, हाँ आपके साथ वो भी रो सकते हैं, लेकिन राम की जिंदगी का जो असली कर्म है उस पे बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। कई राम कथा सुनाने वालों के यहां मैं चुपचाप जाके बैठा हूं कि अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब कहेंगे, लेकिन बात ही नहीं आती। भरत राम संवाद की भी बात आती है तो राम ने गले से लगा लिया, भाव विहल हो गए, आंसू बहने लगे, भरत के भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये जो मूल बात कर रहे हैं ये सब गोल कर जाते हैं। शायद उनके मन में इसको कहने की नैतिकता नहीं हो या हिम्मत नहीं हो, क्योंकि आदमी दूसरे को कहता है उससे ज्यादा अपने को कहता है। जब मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दूसरों से नहीं अपने से बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी बोलने से पहले अपने से मुखातिब होता है, अपने से बोलता है। शायद वो नहीं बोल पाते हो, और मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कि आज हिंदुस्तान में जो राम कथा हो रही है वो राम की कथा नहीं है, वो व्यापार की कथा है। उसमें कोई आपसे आएगा, बाकायदा डील करेगा कि भैया मुझको इतने लाख चाहिए, आप दे सकते हो तो आप कराओ, नहीं दे सकते तो मैं दूसरे से बात करता हूं। ये सुविधाएं चाहिए, ये सुख चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना चढ़ावा आना चाहिए, उसके बाद ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एसी मंच होना चाहिए। फिर रामचंद्र जी के वन गमन की कहानी एसी मंच से सुनाएंगे। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा राम पर, हम एसी मंच पे बैठ के सुनाएंगे कि रामचंद्र जी को ये दुख है, रामचंद्र जी को वो दुख है। तो मुझे लगता है कि हम राम राज्य की तरफ तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। राम की कथा का व्यवसाय तो जरूर इस देश में चल पड़ा है, धंधा भी चल पड़ा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस देश को इस राम कथा के व्यवसाय से निकाला जाए और इसको राम के राज्य की तरफ ले जाने वाला कोई प्रेरणा पुंज बनाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि 60 साल से राम कथा सुनने और सुनाने के बाद भी अगर हम में राम जी का चरित्र नहीं प्रवेश करता है तो इसको सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर राम कथा सुनाने से इस देश में राम राज्य की तरफ बढ़ने का कोई एक कदम उठता है तो इसमें बहुत सार्थकता है। तो मैं राम जी की कथा को इस दृष्टि से देखता हूं कि भारत की आज की समस्याओं का समाधान करे ये, और इस देश में राम राज्य की स्थापना करे, तो जाकर इसकी सार्थकता सिद्ध हो। और शायद राम भी यही चाहते थे। अगर वो व्यवसाय और व्यापार वाले व्यक्ति होते तो ये प्रश्न नहीं पूछते कि तुम ऐसे पुरोहितों को सम्मान नहीं करना जो पैसे के लिए काम करते हैं, उनको बाहर करना। ऐसे ही पुरोहितों का सम्मान करना जो किसी के घर का पानी भी ना पिए, निस्वार्थ भाव से काम करें। राम आदर्श बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं तब जब उन्होंने महल छोड़ा है, सुख छोड़े हैं और अपनी सुविधाएं छोड़ी हैं, साधारण व्यक्ति के कष्टों को रहकर, जीकर अनुभव किया है और उनके बीच में से ऐसे ऐसे लोगों को तपस्वी बनाकर खड़ा किया है जिन्होंने चक्रवर्तित्व पद संभाला है, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जब तक उनका महलों का जीवन है कोई उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहता। महल छोड़कर वन में चले गए हैं और आदर्श की स्थापना करने में लगे हुए हैं, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करें, उनके राम राज्य की बात करें और कुछ कोशिश करें, कम से कम सपना तो देखें कि इस देश में राम राज्य लाना है जो हमारे शहीदों का अधूरा है। गांधी जी तो कहते थे कि आजादी के बाद कुछ करना है तो राम राज्य ही लाना है। तो मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर अगर इस राम राज्य को लाने में थोड़ा भी लग जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगले 3, 4, 5 वर्षों में ये राम राज्य नहीं आ जाएगा। और इस देश के हर नेता से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से एक ही प्रश्न पूछे, तुम राम राज्य के लिए कर क्या रहे हो? राम जी कहते हैं कि 10% खर्चा फालतू, 90% विकास का तुम कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो कुर्सी, हम किसी ऐसे को लाएंगे जो राम राज्य स्थापित करने में मदद करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इसको एक अभियान के रूप में चलाना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक स्वदेशी अभियान इस देश में चलाने की, लेकिन एक अभियान ऐसा भी चले जो राम राज्य की स्थापना इस देश में कराए। ऐसी भावना के साथ आपको सबको धन्यवाद देता हूं। राम जी की आखिरी बात कहते हुए खत्म करता हूं, जो कभी भूलिए मत। जब विभीषण को राम जी राजा बना रहे हैं और सोने की लंका विभीषण को सौंप कर जा रहे हैं, तो विभीषण उनको कहते हैं कि आप यहीं रह सकते हैं, मैं आपके नीचे काम कर सकता हूं, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, आप सम्राट रहे, राजा रहे, मैं आपके नीचे रहूं। तब राम जी कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी जो मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है, इसलिए मुझे लौटना तो मातृभूमि में है। तुम्हारी ये सोने की लंका तुमको मुबारक है, मेरे लिए तो ये मिट्टी के समान है, मेरी तो मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये बात हम कभी ना भूलें।
श्री राम जी की ये बात हमारे हृदय में रहे कि हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। अमेरिका, यूरोप चाहे जितनी बड़ी सोने की लंकाएं हों, वो हमारे लिए मिट्टी की धूल के बराबर हैं। अगर ये बात हमको समझ में आ जाए श्री राम जी की, तो हिंदुस्तान से गए हुए 2 करोड़ एनआरआईज एक क्षण में अमेरिका, यूरोप छोड़ देंगे और उनकी बुद्धि और पैसे का सारा उपयोग इस देश के विकास के लिए हो जाएगा और ये देश सच में सोने की चिड़िया बन जाएगा। ऐसी भावना के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं और श्री राम आपको ऐसी प्रेरणा दें कि हम सब मिलकर उनके राज्य की स्थापना करने में लग जाएं। भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। कल शाम को इसी स्थान पर 7 बजे मैं एक व्याख्यान और देने वाला हूं, भारत और यूरोप, भारत की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, भारत की संस्कृति, यूरोप की संस्कृति, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की भिन्नताएं क्या हैं। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, वो हमारी नकल नहीं कर सकते, करेंगे तो दोनों डूब जाएंगे। इसलिए हर देश की सभ्यता और संस्कृति विशिष्ट होती है। तो भारत की संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, सभ्यता की क्या महानताएं हैं, यूरोप की क्या विशेषताएं हैं, दोनों ठीक से समझें, फिर कौन सा हमारे लिए अनुकरणीय है उस रास्ते पर चले। क्योंकि आज पढ़े लिखे लोगों ने अंधभक्ति दिखाना शुरू किया है अमेरिका और यूरोप का, बिना सोचे सोचे उनकी सभ्यता के गुण गाना शुरू किया है। मुझे लगता है कि एक बार हम उनको ठीक से समझ लें और समझ बन गई तो क्या छोड़ना है क्या रखना है वो हम तय कर पाएंगे।